Good evening, everyone. Okay, so in the last class, we saw that the advent of European and how and in what series the Europeans were coming to India. उसमें से फर्स्ट था पोर्टुगीज को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था. देन वी सो डच and in every European arrival we have to see the first factory. What was the first factory that they set up? So in Portuguese case it was Calicut. Then we saw Dutch, and Dutch first factory was Masulipatam, and there was a rivalry between English and Dutch for gaining areas for their trade, और उसको अपना पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग पोस्ट अलग अलग फैक्ट्री सेटअप करने के लिए. So we saw in the 1759 there is a battle called Battle of Badera, and it was between the Dutch and the English. और उसका बाद से Dutch are defeated and they are mostly now concentrated to Indonesia and the islands around Indonesia. And we saw English में जो important चीज़ था, that was the coming of Captain Hawkins in the court of Jahangir. Then we saw Thomas Roe, and इंग्लिश का फर्स्ट ये लोग जो फर्स्ट फैक्ट्री बनाता है डेट इज़ इन सूरत, और सूरत का बाद दे गो टू बंगाल में भी हम लोगों ने देखा कि वो लोग अपना जो पोस्ट है, पोस्ट मीन्स द फैक्ट्रीज, दे सेट अप फैक्ट्रीज इन डिफरेंट एरिया. और लास्टली एक फरमान मिलता है फ्रॉम फारूक सियार in 1717 to John Sherman, and this royal फरमान is called the Magna Carta of British rule, क्योंकि यहाँ से ये लोग को ट्रेड करने में बिना टैक्स पे करके ये लोग ट्रेड कर सकता था. एंड देन डेंस their first factory was in Vancouver, and they were mostly concentrated in the activities of missionary and not trade and commerce. उसका बाद हम लोगों ने फ्रांस से जो आया था that is फ्रेंच को देखा था, और फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री इज French, and the first factory was at Surat. और यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था सियस्ता खान से चंदन नगर में ये लोग को अपना फैक्ट्री और एक टाउनशिप बनाने का जगह दे दिया फ्रेंच को. सियस्ता खान ये इसको he was the governor of Bengal that time. He gave Chandan Nagar area which is near Kolkata to the French for building a township there. And after that in 1673 Sher Khan Lodi who was the governor of
Valikandapuram, which was under the Bijapur Sultanate. Granted, the governor of French, whose name was Francois Martin, he granted Francois Martin as a site for settlement. And later on, that settlement was converted into their headquarter, and it was in 1764. Pondicherry become their, was founded as their headquarter. Pondicherry was founded as their headquarter. उसका बाद जो we have to see now the Carnatic Wars, ठीक है. तो यहाँ पे जो जैसे डच का बीच में एक सुप्रीमेसी के लिए फाइट हुआ था, लाइकवाइज एक सुप्रीमेसी के लिए फाइट होता है बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंग्लो फ्रेंच वॉर. When you hear this word Anglo, it is related to the English, okay. तो ये अगर आप इंग्लिश का जो हिस्ट्री है इसको पढ़ने से, ये वहाँ पे एक एरिया था एंग्लिक, तो वहाँ से ये वर्ड आता है एंग्लो जो. तो जो एंग्लो इंडियन मीन्स द डिसेंडेंट्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आर कॉल्ड एंग्लो इंडियंस. तो जो भी रिलेटेड होगा इंग्लिश से दे आर कॉल्ड एंग्लो. तो जो कार्नेटिक वार है, कार्नेटिक वार इज रिलेटेड टू द एंग्लो फ्रेंच वार, और यू कैन से द सीरीज ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार. क्योंकि यहाँ पे एक ही वार नहीं होगा, 3 एंग्लो फ्रेंच वार होता है और वो भी स्ट्रेस में होता है. एक जैसे कि एंग्लो फ्रेंच वार में सीरीज ऑफ बैटल होगा, ठीक है, सीरीज ऑफ बैटल. तो वो सब को हम लोग एक एक को नहीं देखेगा, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. तो आपको ये समझना है जो कार्नेटिक वार है, कार्नेटिक वार, हालांकि ये जो कार्नेटिक एरिया है, दिस कार्नेटिक रीजन, ओके, ये रीजन कोरोमंडल जो कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे लाई करेगा, दिस एरिया जो ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न साइड में है. दिस एरिया इज द कोरोमंडल कोस्ट. एंड ये क्या था, मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट से ऊपर क्या है, कोंकण कोस्ट. तो ये सब हम लोग ज्योग्राफी में देख लिया था. तो यहाँ का एक्चुअली ये जो एंग्लो फ्रेंच वार हो रहा था, दैट इज कार्नेटिक वार. कार्नेटिक वार जो यहाँ का जो छोटा मोटा यहाँ में जो राजा था, वो लोग का बीच में जो फाइट्स हो रहा था, वही फाइट्स में क्या होता है, फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश अलग अलग साइड से उसको हेल्प करके
एक्चुअली ये वो लोग का फाइट होता है, लेकिन ये इसका एंग्लो एंड फ्रेंच, इसमें दोनों अलग अलग तरफ से इसको हेल्प करता है और यही आपस में लड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ द रीजनल किंग्स, ठीक है, रीजनल किंग्स और द किंगडम्स। तो यही है कार्नेटिक वार्स। एंड जो कार्नेटिक है, द एरिया ऑफ कार्नेटिक, it is related to a part of Carnatic is a part or a part of an area, or you can say one of the Subba of Hyderabad। जो हैदराबाद किंगडम था उसका एक पार्ट था ये कार्नेटिक, एंड इट लाइज इन द कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे जो छोटा मोटा जो किंगडम्स था यहाँ पे, वो लोग का जो आपस में जो झगड़ा था, उसमें एक साइड जो इंग्लिश सपोर्ट करेगा, एक साइड में फ्रेंच सपोर्ट करेगा, एज वेल एज वो लोग कभी इंडिपेंडेंटली खुद से भी आगे आके इसको लड़ता था विद देयर सपोर्ट्स। तो जो कार्नेटिक वार है, इट इज़ रिलेटेड टू एंग्लो फ्रेंच वार, इतना याद रखिए। एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वार was between the Nawab of Carnatic, that was Anwaruddin, versus French। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे फ्रेंच होगा उसको, उसका अलग साइड को कौन सपोर्ट करेगा, दैट इज इंग्लिश। तो ये चला है फ्रॉम 1740 टू 48। एंड इसका जो एंड था, एंड में देयर इज अ ट्रीटी ऑफ ऑक्सला चापे, ऑक्सला चैपल, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में होगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप गलती भी कर रहा होगा, बट द स्पेलिंग इज दिस। तो आपको ये बात भी याद रखना है, जो वर्ल्ड लेवल में, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड लेवल में ही ये इंग्लिश और फ्रेंच एक दूसरा का एनिमी था। तो ये दोनों आपस में ही लड़ता था अंटिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ एलाइड था, बट उससे पहले इन दिस पीरियड यहाँ पे क्या था, इंग्लिश और जो फ्रेंच था, दे वेर एनिमीज। एंड वहाँ पे ऑस्ट्रिया में एक वार ऑफ सक्सेशन हो गया था, ऑस्ट्रेलिया किंगडम में देयर वाज वार ऑफ सक्सेशन। और ये वार ऑफ सक्सेशन में दोनों पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब यहाँ पे फ्रेंच भी था, वो अपना कैंडिडेट को बनाना चाहता था, प्लस यहाँ पे इंग्लिश भी था। एंड ये वार ऑफ सक्सेशन यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। एंड
ये कंक्लूड होने के बाद ये ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ ऑक्सला-चापे, और यही कंक्लूजन आपको फर्स्ट कार्नेटिक वार का बाद भी दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वार इंडिया में हो रहा है, बट ये ऑक्सला-चापे क्या है, ये वर्ल्ड लेवल में हो रहा है, एक कंट्री का लेवल में हो रहा है। एंड ये ट्रीटी साइन होने के बाद जो मद्रास है, मद्रास इज गिवन टू इंग्लिश एंड जो फ्रेंच है, फ्रेंच गॉट द टेरिटोरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका स्पेशली जो कनाडा का पार्ट है, दिस वाज गिवन बैक टू फ्रेंच। तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वार में आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट कार्नेटिक वार अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच, बट अनवरुद्दीन वाज सपोर्टेड बाय इंग्लिश एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ ऑक्सला-चापे। एंड यहाँ पे it was this treaty was result of this conclusion of Austrian War of Succession, and यहाँ पे इंग्लिश एंड फ्रेंच दे डिड दिस ट्रीटी, और ये ट्रीटी का बाद मद्रास वाज गिवन बैक टू इंग्लिश एंड फ्रेंच गॉट देयर टेरिटोरी इन द नॉर्थ अमेरिका। Second Carnatic War, it is between 1749 to 54, और यहाँ पे दो पार्टी बन जाता है। फर्स्ट पार्टी वाज चंदा साहेब प्लस मुजफ्फर जंग प्लस द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हियर वाज नासिर जंग प्लस अनवरुद्दीन प्लस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे बहुत एक सीरीज ऑफ बैटल होता है। तो शुरू जब ये बैटल हो रहा होता है, देन इसमें जो फ्रेंच है, फ्रेंच आर विक्टोरियस इन द इनिशियल स्टेज, बट लेटर ऑन ए पर्सन नेम रॉबर्ट क्लाइव एक एबल जनरल था उस समय में, एक गवर्नर, वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर दैट। तो ये बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी लगा के British are lastly British are emerged as victorious. Under Robert Clive emerged victorious, and there is a treaty after this Carnatic War, that is Treaty of Pondicherry. ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। एंड इस समय में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इट वाज अंडर डुप्ले
Dupleix was the governor of French East India Company, was replaced by Godehu. एंड यहाँ पे ये डिसाइड हुआ that the French will no longer be participate in the quarrels of the native princes. It was decided that the French will not participate or interfere in the quarrels of native princes and kings. ये प्राइसेस लिख रहा है, प्रिंसेस है ये. इट वॉज द आउटकम ऑफ द सेकेंड कार्नेटिक वॉर. तो यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है और छोटा मोटा बैटल्स बहुत सारा होता है यहाँ पे. तो इतना डिटेल्स में नहीं जाने से भी होगा. नाउ द थर्ड कार्नेटिक वॉर. थर्ड कार्नेटिक वॉर एक्चुअली स्टार्ट होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिएगा तो यहाँ पे जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच ये दोनों पहले से एनिमी था इन द वर्ल्ड फ्रंट. तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन वाज द मेन एनिमी ऑफ नेपोलियन वाज द इंग्लिश. तो अब ये जानता होगा. और यहाँ पे एक 7 ईयर वार शुरू हो जाता है बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है, ये पूरा दुनिया में, ठीक है, इन द कंट्री लेवल, ये इंडिया का कॉलोनी लेवल में नहीं है, ये पूरा जो कंट्री लेवल में दोनों का बीच में 7 ईयर वार स्टार्ट हो जाता है. सो द कार्नेटिक वॉर का जो डेट है इट इज 1758 to 67. एंड इसका जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है इट स्टार्ट्स बाय, इसका जो स्टार्टिंग है ये जो स्टार्ट होता है बाय एक जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दे अटैक द फ्रेंच फैक्ट्री इन द चंदन नगर. ब्रिटिश फर्स्ट अटैक द फ्रेंच फैक्ट्री. That was at Chandan Nagar in 1757. तो ये एक्ट का बाद इन द 1758 द फ्रेंच रिटालिएट्स. एंड इस समय में जो फ्रेंच का जो गवर्नर था it was Count de Lally. Under his guidance, under his leadership, he captures the Saint David that is in Madras. Saint David, let me check.
Saint David is in Tamil Nadu, and ये काउंटे लाली captured the English fort of Saint David, which is at Tamil Nadu, and Vijayanagaram. एंड इसको फिर इंग्लिश रिटालिएट करता है इसको बाय एनफोर्सिंग मोर ट्रूप्स. ये जो तमिलनाडु एरिया है तो ये कोरोमंडल कोस्ट तरफ में है, तो ये बंगाल एरिया से इंग्लिश फिर अपना ट्रूप्स लेके आता है. ठीक है, बंगाल एरिया से अपना ट्रूप्स लेके आएगा. द इंग्लिश रिसीव रीएनफोर्समेंट from Bengal. And this led to 1759 में जो मद्रास में जो मद्रास को भी जो कैप्चर करके रखा था, इट हैज़ टू लीव द मद्रास. ठीक है, जो काउंटे लाली ये सेंट डेविड मद्रास में ही है. ठीक है, तमिलनाडु मद्रास, विच इज नाउ चेन्नई. तो काउंटे लाली was forced to leave Madras. He was forced to leave, or you can say raise the siege of Madras. In 1759. And the final battle, that is Battle of Windiwash, in January 22, 1760. That is Battle of Windiwash. Battle of Windiwash को याद रखिए, ये आ सकता है क्योंकि ये एक मेन बैटल होता है जहाँ पे इंग्लिश का पूरा राज हो जाएगा और फ्रेंच यहाँ पे साइड बैक, दे हैव टू रिट्रीट. फ्रेंच यहाँ में बैकफुट में आ जाता है. ये बैटल ऑफ विंडीवाश में ब्रिटिश आर विक्टोरियस एंड फ्रेंच आर डिफीटेड. बैटल ऑफ विंडीवाश. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बैटल ऑफ विंडीवाश वाज फॉट बिटवीन बोल के ऑप्शन दे सकता है. इट वाज बिटवीन फ्रेंच एंड द इंग्लिश, एंड ब्रिटिश won this war. The British was led by General Iricourt. The English
was led by General Airikut versus it was Count de Lally in the French. फ्रेंच में कौन था? काउंट दे लाली. एंड ये बैटल हारने का बाद पौंडीचेरी का जितना भी एरिया था, द एरिया अंडर पौंडीचेरी, द रीजन अंडर द फ्रेंच, the region under the French, that was Pondicherry, Jinji, Mahe and Karaikal. It was all under the French. और ये सब चला गया, it went to the English. Went under English. अगर यहाँ पे went to होने से यहाँ पे कोई नाउन होना चाहिए था, प्रॉपर नाउन. एंड एनीवेज ये सब पौंडीचेरी, जिंजी, माहे, कराईकल ये सब फ्रेंच का एरिया था. ये हारने का बाद का ब्रिटिश का अंदर ये सब एरिया आ गया. ठीक है. एंड आफ्टर दिस एंड ऑफ 7 ईयर वार जो शुरू हुआ था पहले, यहाँ पे उसका बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है बिटवीन द टू कंट्री. ट्रीटी ऑफ पेरिस. एंड यहाँ पे ट्रीटी में बहुत सारा कंडीशंस होता है. वन ऑफ द कंडीशंस वाज दैट इन इंडिया द फ्रेंच फैक्ट्रीज विल बी रेस्टोर्ड. वो लोग को वापस दे देगा. फ्रेंच का जो फैक्ट्रीज था इंडिया में उसको वापस दे देगा. इट वाज वन ऑफ द कंडीशन. तो आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस देयर इज द रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया. Restore the French factories in India. और साथ में ये कंडीशन भी था दैट जो फैक्ट्रीज है दे कैन कीप द फैक्ट्रीज बट उसमें फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकेगा एंड उसमें ट्रूप्स नहीं रख सकेगा. ट्रूप्स रख सकेगा बट सम इन लिमिटेड नंबर. ठीक है. दे कैन नॉट मेक फोर्टिफिकेशन एंड can't keep troops in the factories. They cannot fortify as well as they cannot keep troops in the factories. It was the one of the condition. And one more condition was that they will only do trade and they will not interfere in the governance or any way of any kind. Then they will they can only trade or can have trade and commerce only. वो लोग अभी जो पॉलिटिक्स है इसमें पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकेगा. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आफ्टर द 3 कार्नेटिक वॉर्स ब्रिटिश इमर्ज एज ए विक्टोरियस और इसका जो पावर है ये पूरा फैला वाला हम लोग को दिखाई देता है.
ठीक है। तो ये था फ्रेंच। नाउ लेट्स सी द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बंगाल वाज द मेन सीट ऑफ मुगल्स, नॉट मेन सीट बट इट वाज एन इम्पोर्टेंट एरिया, क्योंकि जितना भी टेक्सेस था, टेक्सेस ज़्यादातर बंगाल एरिया से आता था। इट वाज ए रिच प्रोविंस, दैट इज़ वाई बंगाल इज़ इम्पोर्टेंट। और बंगाल में ही शुरू में कैपिटल बनाता है जो ब्रिटिशर्स है, और बाद में शिफ्ट करता है वो लोग दिल्ली में। दैट इज़ वाई बंगाल एक इम्पोर्टेंट एरिया है। लेट्स सी द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये जो बंगाल एरिया है, द बंगाल एरिया, तो अभी हम लोग सिर्फ देखता है वेस्ट बंगाल। इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज वेरी लार्ज। यहाँ में पूरा आ जाता था बंगाल, सॉरी बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। और it was a rich province. The 60% of British import, the British import was carried out from this area. Import of British goods, or you can say articles, यहाँ से 60% का इंपोर्ट होता था। और इसको ये लोग लीज में लिया था फॉर 3000 रुपीज़ पर एनम। मीन्स एक साल में 3000 रुपीज़ देगा, एंड दे डोंट हैव टू गिव टैक्सेस एनी मोर। तो ये था इस लोग का जो यहाँ पे वो लोग जो ट्रीटी किया था। एंड फर्स्ट लेट्स सी इन द पीरियड ऑफ मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, he was the Diwan of Bengal. Starting from 1700 and to 1727, और उसका बाद आता है सुजाउद्दीन। Sujaudin is the son-in-law of Murshid Quli Khan, एंड सुजाउद्दीन का रूल चलता है 1727 to 39। then comes सरफराज खान। सरफराज खान 1739 to 40, and he is killed by, assassinated by अलीवर्दी खान। तो नेक्स्ट यहाँ का गवर्नर बनेगा अलीवर्दी खान।
and he rules in 1742-56। और ये समय में जो मुगल्स था वो पूरा कमज़ोर हो चुका था अलीवर्दी खान का समय तक, एंड बंगाल बिकेम पावरफुल। सो ही was the one who stopped paying tax, paying tribute to the Mughals। as well as he prevented the English and the French, he prevented French and English to not to fortify their factories, okay, in the Bengal area, prevented them from fortification in the Bengal area, that is Kolkata and Chandannagar। उसका बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 to 57। to 57, I think let me check once more। And in 1756 यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाता है। दैट ट्रेजेडी इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में एक्चुअली क्या होता है, जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला इंग्लिश फैक्ट्री का खिलाफ यहाँ पे उसको सीज कर देता है इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर, एंड ही ऑक्युपाइज द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो फोर्ट कलकत्ता में है, डेट इज कॉल्ड फोर्ट विलियम। एंड फोर्ट विलियम्स को कब्जा करने के बाद कुछ ऑफिसर्स को कब्जा कर लेता है, उसको प्रिजनर बना देता है, एंड वो ऑफिसर्स को एक छोटा सा रूम में ज़बरदस्ती बंद कर देता है। एंड वो बंद करने का कारण वहाँ से सफोकेशन होने का वजह से सम ऑफ देम डाइड इन दैट पीरियड, और डेट इंसिडेंट इज कॉल्ड द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। सो इन 56 सिराजुद्दौला he seized English factory at Kasim Bazar, and Kasim Bazar and occupy Fort William।
और ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ सर्टेन इंग्लिश ऑफिसर्स। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है, 146 इज द नंबर गिवन। ये नंबर वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे 146 इंग्लिश ऑफिसर्स वेर टेकन एज ए प्रिजनर and shut them in a small room and shut them or kept them into a small room। और इसी का वजह से सफोकेशन हो जाता है, and this suffocation led to their death, and this particular incident is called the black hole tragedy। तो एक्चुअली ये सिराजुद्दौला का ये एक्शन लेने का कारण क्या है, बिकॉज जो इंग्लिश था, द इंग्लिश वेर नॉट पेइंग enough respect to the this नवाब ऑफ बेंगल्स। तो जो फरमान मिल गया था, फरमान फ्रॉम द मुगल्स, that was in 1717, we have discussed earlier। तो वो फरमान मिलने के बाद वो लोग को कुछ दस्तक मिलता, दस्तक, ठीक है। वो फरमान फारूक सियार से जो फरमान मिला था टू जॉन सरमन इन 1717। तो ये जो वहाँ में दस्तक मिलता था, दस्तक इज द पासेस, और ये पासेस का वो लोग इलीगली इस्तेमाल करता था। और जो भी नवाब ऑफ बेंगल्स था वो लोग का बात नहीं मानता था। दैट इज़ वाई ही सिराजुद्दौला took this step and took this drastic step, और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाता है यहाँ पे। एंड दिस लेड टू एन अनदर इम्पोर्टेंट बैटल आफ्टर ब्लैक होल ट्रेजेडी, दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, इसका डेट आप याद रखिए, 23 जून 1757। इसको आप ऐसे याद रख सकता है 1757। 1857 को जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उससे जस्ट 100 ईयर्स बैक, तो -100 कर दीजिए तो ये बैटल ऑफ प्लासी बन जाएगा। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला, इट वाज बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, and English East India Company was led by Robert Clive, the then governor of Bengal। सिराजुद्दौला versus East India Company, and East India Company was led by Robert Clive, who was the then governor of Bengal। इसका बैटल ऑफ प्लासी का डेट याद रखिए। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला इज डिफीटेड, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज डिफीटेड। he was defeated because
there was a person named Mir Jafar. Okay, Mir Jafar. You might have heard this name already. It was coming up in the PNGIC meetings and press conference also. तो यहाँ पे जो मीर जाफर था was the person who betrayed him and took the side of the Britishers. So the English were supported by many people. Like first is मीर जाफर. तो कहीं भी किसी को धोखा देता है तो इसका मीर जाफर का नाम ही एग्जाम्पल उसका सेट करता है. ही इज ए मीर जाफर, लाइक दैट. एंड मानिक चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, they were the person who supported the Britishers. And Sirajuddaulah is killed by this Mir Jafar's son, whose name was Miran. Sirajuddaulah is killed by Miran. That is the son of Mir Jafar. और मीर जाफर becomes now the puppet नवाब ऑफ बंगाल. तो उसका बाद मीर जाफर आता है. And he is the puppet of Britishers. 57 से 60 he was the puppet of Britishers. और इस समय में फिर से ये गद्दा में आने का बाद क्या होता है कि इस समय में he don't get enough respect from these Britishers and he is used as a puppet and he is the English interfere in every possible way. तो इससे ये irritate हो जाता है. इससे ये irritated from this all. He is irritated by this interference by the interference by the English. And यही इसी के कारण जो बैटल ऑफ बदेरा था, बैटल ऑफ बदेरा और बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिंसुरा, यू माइट रिमेंबर दैट बैटल. तो ये बैटल ऑफ बदेरा में जो डच का साथ जो इंग्लिश फाइट कर रहा था, इवन दो डच आर डिफीटेड, तो बैटल ऑफ बदेरा में ये डच को सपोर्ट करता है. ठीक है, he conspire with the Dutch. He conspire with the Dutch, and even though Dutch are defeated in this battle. And
यही इसी के कारण इसका जो ये कंस्पायर किया है अगेंस्ट इंग्लिश, तो इसको लेते हुए इसको फिर से गद्दी से हटा देता है। इंग्लिश लुक इसको हटा देता है गद्दी से, इज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द कंस्पिरेसी, द treachery he has created. Okay, because of the treachery he has made with the Dutch. और इसका बाद में मीर कासिम को नया गद्दी में बना देता है, मतलब उसको नया नवाब बना देते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम इज बिकेम द आफ्टर दैट मीर कासिम कोई जगह पे कासिम को ऐसा भी दिखता है। यू कैन राइट आइदर ऑफ देम। और जो मीरान था, मीरान इस समय में मर जाता है, ठीक है। मीरान वॉज द सन ऑफ मीर जाफर, ही डाइड। एंड यहाँ पे कुछ ये भी होता है, आफ्टर हिज डेथ मीरान का बेटा मीन्स जाफर का ग्रैंडसन और कासिम का बीच में एक ये नवाबशिप को लेके एक यहाँ पे क्लैश चलता है। तो इवेंचुअली ये मीर कासिम यहाँ का नवाब बन जाता है। तो इतना वो सबको इतना अंदर से देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी दिस मीर कासिम का पीरियड में क्या होता है। एंड मीर कासिम ऑल्सो फील्स व्हाट मीर जाफर हैज़ फेल्ट अर्लियर। तो यहाँ पे भी मीर कासिम को इतना जो ब्रिटिशर्स है दे यूज एज ए पपेट, डेट इज़ वाई उसको ये सबसे इरिटेट होके, ये सबसे बोर होके ही शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। और ये इसलिए करता है क्योंकि अगर वो कैपिटल में रहेगा इट विल बी ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू कीप हिम इन द प्रेशर। लेकिन अब अगर ये कहीं थोड़ा दूर जगह पे अपना कैपिटल शिफ्ट करता है तो वहाँ तक ब्रिटिशर्स का जो प्रेशर है वो डे टू डे प्रेशर वो इतना नहीं दे पाएगा। दैट इज़ वाई ही शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। And he also is obviously angry about what Britishers were doing, like misusing of dastaks. From earlier we have seen that Britishers were misusing the dastaks. Dastaks means the passes, and this led to a major battle। और ये बैटल पूरा ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान में लाने का एक मेन बैटल है ये। दिस इज़ द मेन बैटल, दिस इज़ द बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Buxar, 22 October 1764। इसका डेट भी याद रखिए, डेट इज इम्पोर्टेंट। इसका डेट
इम्पोर्टेंट है, लाइक द बैटल ऑफ पानीपत एंड द थ्री बैटल ऑफ पानीपत as well as battle of Palasi which we saw just now, and this battle of Buxar. और बैटल ऑफ बक्सर ऐसा बैटल है जहाँ पे ब्रिटिश का जो हुकूमत है वो एकदम तय हो जाता है, कायम हो जाता है. एंड ये बैटल में नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पेरर हिमसेल्फ एज took part in this battle, but all of them were defeated by the Britishers. तो यहाँ पे सब आता है, like नवाब ऑफ अवध. फर्स्ट इज मीर कासिम. We know already Mir Qasim is the Nawab of Bengal. Then नवाब ऑफ अवध. इसमें कोई कोई में जगह पे ये अवध को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये हिंदी या उर्दू में ऐसा इसको लिखा प्रोनाउंस किया जाएगा. दिस अवध इज फॉर द इंग्लिश स्पीकर, आई थिंक सो. तो ये दोनों तरफ से दिखाई देता है ऐसा. तो ये नवाब ऑफ अवध, दैट इज शुजा उद्दौला. and the Mughal emperor himself, that is Shah Alam II. Shah Alam II versus the English East India Company, or you can say English or the Britishers. And it was led by Major Hector Munro. And इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट इज दैट the Indian alliances are defeated. All of them are defeated in this battle. और बैटल ऑफ बक्सर का बाद मीर जाफर is again put in the throne. After this battle, Mir Jafar was again put on the throne. And after Mir Jafar, after the death of Mir Jafar, after his death, his son, after Mir Jafar's death, okay, his son, who was a minor, son, was called Najim-ud-Dawla. Is appointed as Nawab. Now this whole territory is under British. और साथ ही साथ ये हालांकि यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. After he died, when he died, his son
his minor son is put on the throne. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. what is important is what happened after this battle. That is, a treaty of Allahabad was signed between these alliances and the Britishers, the English. That was Treaty of Allahabad. ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इम्पोर्टेंट है. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन किया गया था विद इन द अलायंसेस. डेट इज नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम टू and Shujaudullah and Shah Alam, and the Bengal was already with the under Britishers, because Mir Jafar was a puppet under the Britishers. तो ये दोनों का बीच में एक ट्रीटी होता है. और ये ट्रीटी का मेन पार्ट, इवन दो एक ट्रीटी में बहुत सारा कंडीशंस होता है, और वो कंडीशन का जो मेन कंडीशन था वो था दीवानी राइट विल बी दीवानी राइट ऑफ BBO. You have to remember this BBO, that is Bengal, Bihar and Orissa. बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो दीवानी राइट है ये मिलेगा अभी. इट विल बी कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स, और यू कैन से इंग्लिश, और यू कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी, एनीथिंग. क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी दे आर रनिंग दिस होल थिंग. एंड ये जो दीवानी राइट है, ये दीवानी राइट, व्हाट इज दीवानी राइट? दीवानी राइट इज द राइट टू कलेक्ट टैक्स, राइट टू कलेक्ट टैक्स. एंड ये टैक्स कौन सा एरिया का कलेक्ट करेगा? डेट इज द होल बंगाल एरिया, डेट इज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. और यहाँ पे एक डुअल गवर्नमेंट सेट कर दिया. दिस वाज द फर्स्ट. सेकेंड आउटकम वाज देयर विल बी ए डुअल गवर्नमेंट. इन बंगाल. डुअल गवर्नमेंट मीन्स क्या होगा? जो दीवानी राइट होगा, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ये सब जो फाइनेंस का जो काम होगा, मीन्स द दीवानी राइट विल बी अंडर ब्रिटिशर्स. एंड जो निजामत राइट है, निजामत राइट will be under the Nawab of Bengal. तो निजामत राइट का मतलब क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी. तो जो भी टैक्स कलेक्ट करना होगा इट विल बी कलेक्टेड बाय इंग्लिश, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा दैट विल बी लुक आफ्टर बाय द
Nawab of Bengal. So this was the arrangement made after this battle and in the Treaty of Allahabad. तो ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो दीवानी राइट मिल गया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, और दूसरा है यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सेटअप हो गया। जो निजामत करेगा, निजामत इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगा वो नवाब करेगा, नवाब ऑफ बंगाल, एंड जो टैक्स कलेक्ट करना होगा इट विल बी डन बाय द कंपनी। और दिस सिस्टम इज बाद में जाके दिस सिस्टम इज एंडेड बाय वेरेन हेस्टिंग। वेरेन हेस्टिंग ended the dual system in 1772। तो ये था बिहार बंगाल का, बंगाल में कैसे अपना रूल सेटअप किया इंग्लिश ने। नाउ लेट्स सी द मैसूर। मैसूर में क्या हो रहा था? आर यू फॉलोइंग? क्या जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है ना सबको? रेज योर हैंड। Pampi, you are not raising your hand. Okay. ब्रिटिशर्स कैसा फेल रहा है ये हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बंगाल एरिया को देख लिया। नाउ लेट्स सी मैसूर में कैसे ये लोग अपना जो रूल था ये कैसे फैला है। मैसूर एंड मैसूर में यहाँ पे उदयन डायनेस्टी था, उदयन डायनेस्टी। और ये उदयन डायनेस्टी जो मैसूर का जो किंगडम है, किंगडम ऑफ मैसूर वाज क्रिएटेड, इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द फॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा किंगडम। जो विजयनगरा हम लोग देखा था, विजयनगरा जब टूटा है तो उससे बहुत छोटा मोटा किंगडम्स बहुत सारा निकल गया था। तो वही से मैसूर का भी मैसूर वाज आल्सो क्रिएटेड इन दैट पीरियड। तो इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द फॉल ऑफ or the breakup of Vijayanagara। And Mysore was ruled by Udayars, was under Udayars। तो जो उदयन था ये लोग हिंदू था, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो जनरल था दैट वाज हैदर अली,
एंड हिज सन टीपू सुल्तान। ये लोग क्या था, ये लोग मुस्लिम था। एंड ये लोग का जो पावर था, ये लोग ज़्यादा किंग से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ये लोग था, ठीक है। और ये लोग आए जो हैदर अली इन द 18th सेंचुरी में हम लोग को देखने मिलता है। द राइज ऑफ उदयर्स, राइज ऑफ उदयर्स अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, और इंग्लिश वेर इंटरेस्टेड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी इन दिस एरिया ऑल्सो। तो यहाँ पे वो लोग अपना पॉलिटिकल और जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है वो ये जो मैसूर का एरिया जो साउथ इंडिया में फैलाना चाहता था इंग्लिश। तो दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार डेट इज एंग्लो मैसूर वार। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज ऑफ एंग्लो मैसूर वार दिखाई देता है। दे आर 3 in numbers और 4 in numbers सॉरी। और 4 एंग्लो मैसूर वार का बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जो मैसूर है इट विल बी अंडर द ब्रिटिश। तो फर्स्ट मैसूर वार वाज एंग्लो मैसूर वार। (1767 to 69). इसमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठास प्लस इंग्लिश, और अगेंस्ट में कौन था, हैदर अली। तो हैदर अली यहाँ पे क्या करता है, जो ये एक हम पहले भी बोल चुका है, दिस इज़ नॉट ए बैटल, दिस इज़ अ वार एंड वार कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बैटल्स। तो ये जब बैटल हो रहा था, ये वार हो रहा था, तो ये वार में बाद में हैदर अली जो हैदराबाद और मराठास को अपना साइड में कर लेता है। हैदर अली ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को अपना साथ कर लेता है हैदर अली। हैदर अली he paid the Marathas to turn neutral एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए क्या करता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ये बोलता है कि अगर यहाँ पे कुछ जितना होने से अगर कोई अगर मैसूर अगर कुछ जीतता है बैटल में, देन that area will be shared between among them, मीन्स निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी वो एरियाज देगा, ठीक है। इट इज़ प्रोमिस टू निज़ाम ऑफ हैदराबाद that he promised to share the conquered territories।
तो ऐसे करते हुए जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है प्लस मराठास है, ये अपना तरफ कर लेता है। और जो इसमें हैदर अली का इसमें विक्ट्री होता है। एंड जो हैदर अली है ये पहुंच जाता है मद्रास का जो इंग्लिश फैक्ट्री है, he reached the Hyder Ali reached the इंग्लिश फैक्ट्री। और इंग्लिश यहाँ पे गिव अप कर देता है। एंड देयर इज ए ट्रीटी ऑफ मद्रास। जो ये फैक्ट्री यहाँ पे पहुँच जाता है तो हैदराबाद में ये इंग्लिश का कुछ इंग्लिश पीपल आर टेकन एज ए प्रिजनर बाय दिस हैदर अली। और ये हैदर अली वही ट्रीटी ऑफ मद्रास में he returns the prisoners. There is the exchange of prisoners and restitution of conquest. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्वेस्ट मतलब जो भी पहले जीत चुका था, तो किसी ने किसी का एरिया को जीता था होगा और किसी ने किसी का एरिया को जीता था, तो ये आपस में इसको वापस कर देगा। तो दैट इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंक्वेस्ट। एंड इंग्लिश promise to help Hyder Ali in case there is an attack in Mysore. In case he was attacked, or in case Mysore is attacked. तो सेकेंड मैसूर वार हम लोग कल देखते हैं। आप लोगों का शायद 1 वीक का अंदर ये हिस्ट्री ख़त्म हो